Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Dear student, Assalamu alaikum. I once again, Azim Anwar, your biology teacher, came with another test that is taken from chapter number 15 to 20 and top rated 25 short questions from these chapters. Previously, we have discussed MCQs from this chapter, and now we are going to discuss 25 top rated short questions from this chapter. स्टूडेंट्स, आज के टेस्ट में जो 25 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स की मैंने ग्रेडिंग की है ताकि आपको हर शॉर्ट क्वेश्चन में अंदाज़ा हो जाए कि आपने कितने कितने नंबर के किस तरह से जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन को किस नंबर के लिहाज से, मार्क्स के लिहाज से किस तरह से सॉल्व करना है। और मैंने हर तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस को, जिस तरह 22 मुल्तान पेपर के पैटर्न के मुताबिक मैंने तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को क्या किया है, अरेंज किया है नेचर वाइज, जिसमें आपको लॉजिकल शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, रीजनिंग वाले भी मिलेंगे, कंपैरिजन वाले भी मिलेंगे, डेफिनेशन वाले भी मिलेंगे एंड व्हाट वेयर हाउ वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ ब्राउन फैट एंड ब्लबर। स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टेसिस से लिया गया है, जहाँ पर थर्मो रेगुलेशन का टॉपिक है कि ब्राउन फैट क्या होता है। ब्राउन फैट जो है स्टूडेंट्स एक स्पेशलाइज काइंड ऑफ फैट होती है जो कि रैपिड हीट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। इसको आप ज़रा गौर से सुन लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये ब्राउन फैट उन मैमल्स में प्रेजेंट होती है, मींस के सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होती हैं, उन मैमल्स में जो कि कोल्डर रीजन्स में सर्वाइव करते हैं या उन मैमल्स में जो कि हाइबरनेट करते हैं। और ये ब्राउन फैट की जो डेपोजिशन होती है वो बीनेथ द रिब्स होती है और इन द शोल्डर रीजन्स होती है। हाँ, इसकी क्लासिकल एग्जांपल जो है वो बैट की एग्जांपल है कि बैट के शोल्डर रीजन में ब्राउन फैट बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। और इसकी खासियत क्या है कि ब्राउन फैट जो है यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। और ब्राउन फैट्स आर प्रोवाइडेड विद हाईली सप्लाई ऑफ ब्लड, मींस के ब्लड वेसल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं, ताकि जब ब्राउन फैट्स डाइजेशन के नतीजे में जब फैट्स को ब्रेक डाउन किया जाता है और फैटी एसिड्स बनाए जाते हैं तो उन फैटी एसिड्स को माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ भेजा जाता है, जहाँ पर उन फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन होती है, जिनको हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो उसके ऑक्सीडेशन के नतीजे में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, जनरेट होती है, जो कि ब्लड को वार्म करने में मददगार साबित होती है। और उसी ब्लड को फिर बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पूरी बॉडी में, ताकि बॉडी को क्या रखा जाए, वार्म रखा जाए इन रिस्पॉन्स टू कोल्डर एनवायरमेंटल कंडीशंस। और जहाँ तक ब्लबर का ताल्लुक है, ये जो आपके मरीन मैमल्स हैं, जैसे वेल्स हो गए, सील्स होगी, क्रोपाइसिस होगी, वालरसिस हो गई, ये भी कोल्डर सराउंडिंग्स को क्या करती हैं, इनहेबिट करती हैं। और इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है एज़ कम्पेयर टू इनके एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से। तो इन मैमल्स की स्किन के बिल्कुल नीचे थिक लेयर होती है किसकी, फैटी एसिड्स की, जो कि इंसुलेशन का काम करती है और एक्सेस हीट को डिसिपेट होने से बचाती है। कौन, ब्लबर। तो ये स्टूडेंट्स आपने बताना था ब्राउन फैट और ब्लबर के बारे में। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ प्लांट शो थर्मो रेगुलेशन इन लो टेम्परेचर। अब यह भी शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 15 से लिया गया है कि लो टेम्परेचर के अगेंस्ट प्लांट किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन सबसे पहले लो टेम्परेचर का प्लांट को क्या नुकसान हो सकता है। पहली बात स्टूडेंट कि लो टेम्परेचर की वजह से प्लांट में आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन हो सकती है, जो कि प्लांट के ऑर्गेनल्स और प्लांट की सेल की मेम्ब्रेन्स को क्या कर सकते हैं, रप्चर कर सकती हैं, उनमें होल्स कर सकती हैं। दूसरी बात ये कि प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की फ्लूइडिटी को क्या कर सकती हैं, अल्टर कर सकती हैं, उनको इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो इन इफ़ेक्ट के रिस्पॉन्स में इन इलाकों के प्लांट ने जो एडेप्टेशंस अपने अंदर क्या की हैं, इवॉल्व की हैं, उनमें पहली बात यह है कि इन प्लांट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इन प्लांट के सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं काफ़ी मकदार में, जो कि सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं।
और दूसरी बात कि आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए या उसको इनहिबिट करने के लिए ये प्लांट अपने साइटोसोल में, अपने साइटोप्लाज्म में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अमाउंट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। मीन के इस तरह के फैटी एसिड्स की बायोसिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। और उसके अलावा अपने साइटोप्लाज्म में ये मज़ीद कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉल्यूट्स को भी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि साइटोसोल को सुपर कूल होने से बचाया जा सके और मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनल्स को रप्चर होने से बचाया जा सके। शॉर्ट क्वेश्चन 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमलेसिया। स्टूडेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 16 से लिया गया है, जहाँ पर आपके स्केलेटल डिसऑर्डर डिफॉर्मिटीज़ दी गई हैं। तो आपने गौर से इस शॉर्ट क्वेश्चन को समझना है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। ऑस्टियो मीन बोन, पोरोसिस मीन पोरस, मीन पोरस बोन, कि ये एक बोन डिजीज़ है जिसमें बोन मैस क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन बोन का साइज़ क्या रहता है, वही रहता है। बोन साइज रिमेन सेम बट बोन मैस और डेंसिटी मींस बोन मैस हम कह रहे हैं किसको, बोन के मैट्रिक्स को, कि बोन का मैट्रिक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन बोन का साइज़ सेम रहता है। अब विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाता है। इस वजह से बोन्स में होल्स और क्या स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं, जिससे बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, ससेप्टिबल टू फ्रैक्चर हो जाती हैं। को बार बार कफिंग करने से या थोड़ा सा बेंड होने से या थोड़ा सा वेट उठाने से बोन्स क्या क्या हो जाती हैं, फ्रैक्चर का शिकार हो जाती हैं। तो ये बातें स्टूडेंट आपने ऑस्टियोपोरोसिस में लिखनी थी। और जबकि ऑस्टियोमलेसिया जो है, हम कहते हैं बोन का सॉफ्ट हो जाना, सॉफ्ट बोन्स हम बोलते हैं किसको, ऑस्टियोमलेसिया को। इसमें इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट्स और दूसरे सॉल्ट्स की जो है इम्प्रेगनेशन या डेपोजिशन नहीं हो पाती, बोन रिसीव नहीं कर पाते इनएडिक्वेट कैल्शियम को, फॉस्फेट्स को और दूसरे सॉल्ट्स वगैरह को। तो मींस के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से कि इनएडिक्वेट मिनरलाइजेशन होती है इसमें बोन्स की, जिसकी वजह से बोन्स क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से पेल्विस की शेप डिफॉर्म हो जाती है और हल्का सा वेट पड़ने पर लेग्स क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती है। और ऑस्टियोमलेसिया को चिल्ड्रन में क्या कहा जाता है, रिकेट्स का नाम दिया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है, जबकि ऑस्टियोमलेसिया जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती है। शॉर्ट क्वेश्चन 4, डिफरेंशिएट बिटवीन इफेक्टिव एंड रिकवरी स्ट्रोक ऑफ सीलिया। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 16 से शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया है, जहाँ पर लोकोमोशन पैरामीशियम है कि पैरामीशियम में सीलियरी मूवमेंट होती है, क्योंकि उनमें लोकोमोटिव स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, सीलिया होते हैं। तो सीलिया का जो स्ट्रक्चर है वो 9 डबल फिब्रिल्स पर मुश्तमिल होता है। तो जब फर्स्ट 5 डबल फिब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सीलिया बेंड हो जाता है, साइज़ में स्मॉल हो जाता है, और इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं क्या, इफ़ेक्टिव स्ट्रोक का नाम देते हैं। जबकि रिकवरी स्ट्रोक जो है, रिकवरी स्ट्रोक के दौरान जो बाकी 4 डबल फिब्रिल्स होते हैं, रिमेनिंग 4 डबल फिब्रिल्स होते हैं सीलियम में, वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सीलिया का साइज़ इलोंगेट हो जाता है, सीलिया लेंथन हो जाते हैं, और इस तरह पैरामीशियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल करने में क्या करते हैं, मददगार साबित होते हैं। ये बातें स्टूडेंट आपने लिखनी थी। मीन्स के 5/9 डबल फिब्रिल्स कॉन्ट्रैक्ट इन इफेक्टिव स्ट्रोक, while 4/9 double fibril contract in recovery stroke. Short question 5. Give any two functions of estrogen and progesterone in females. This short question is taken from chapter 17, जहाँ पर गोनेट्स का जिक्र है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जिक्र है। तो स्टूडेंट एस्ट्रोजन के जो फंक्शंस हैं उसमें आपने मेंशन करना था, पहली बात ये कि एस्ट्रोजन जो है मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या करता है, यूट्राइन वाल्व की थिकनिंग में मददगार साबित होता है, मीन्स के वेस्कुलराइज करता है एंडोमीट्रियम को। और दूसरी बात, एस्ट्रोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स, मीन्स के कि ये इन्वॉल्व होता है बाद में ब्रेस्ट डेवलपमेंट में, ठीक है, यूट्राइन के थिकनेस में।
ये बातें आपने स्टूडेंट मेंशन करनी थी। और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में अगर आपने देखा जाए कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है, प्रोजेस्टेरॉन एक बात यह कि ये प्रेगनेंसी के दौरान यूटराइन वाल को क्या करता है, मेंटेन रखता है, उसको थिक रखता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड। और सेकंड बात आप इसमें लिख सकते थे कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये FSH हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है ताकि मज़ीद फॉलिकल्स को डेवलप होने से बचाया जा सके। और तीसरी बात, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये ओव्यूलेशन के प्रोसेस को क्या करता है, इनहिबिट करता है, तो लिहाजा ये एज एक्ट करता है बर्थ कंट्रोल पिल। जी माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिस्कशन अगेन। शॉर्ट क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू मीन बाय इनेट रिलीजिंग मेकनिज़म। स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 17 से लिया गया है, जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है आपके चैप्टर के लास्ट पार्ट में इंस्टिंक्ट बिहेवियर या इनेट बिहेवियर। उस पैराग्राफ से, उस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से शॉर्ट क्वेश्चन कैच किया गया है। तो इसमें आपने स्टूडेंट बातें मेंशन करने थे। पहली बात, इनेट रिलीजिंग मेकनिज़म होता क्या है। इनेट रिलीजिंग मेकनिज़म इथोलॉजी की फील्ड में हम ऐसे मेकनिज़म का बोलते हैं जिसमें इन्वॉल्व होता है एनिमल का रिस्पॉन्स किसकी तरफ, स्टिमुलस की तरफ, कि एनिमल रिस्पॉन्स शो करता है एक साइन स्टिमुलस की तरफ जो कि प्री प्रोग्राम बिहेवियर होता है उस एनिमल का, जिसको आप दूसरे लफ्ज़ में क्या कहते हैं, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न का नाम देते हैं। कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न क्या होता है कि ये जीन्स इनहेरिटेड होता है, जीन्स इसको कंट्रोल करती हैं इस तरह के बिहेवियर को, और ये सेट ऑफ एक्शंस पर मुश्तमिल होता है जो कि बिहेवियर को क्या करता है, शो करते हैं। तो आपकी बुक में बेहतरीन एग्जांपल दी गई है कि जहाँ पर डिगर वैस पर जिक्र किया गया है। जब वो एग ले करती है तो वो उस कैटरपिलर को कलेक्ट करती है, उसको किल करती है, फिर बाद में दोबारा क्या करती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये इंस्टिंक्ट बिहेवियर, इस तरह का इनेट बिहेवियर उन एनिमल्स के लिए होता है जिनका लाइफ स्पैन क्या होता है, शॉर्ट होता है, और जिनको बहुत कम पेरेंटल केयर जो होती है दरकार होती है। शॉर्ट क्वेश्चन 7, विच फैक्टर इनिशिएट प्रोसेस ऑफ बर्थ इन ह्यूमन फीमेल। तो स्टूडेंट चैप्टर 18 से क्वेश्चन लिया गया है, जहाँ पर ऑनसेट ऑफ द बर्थ का जिक्र किया गया है कि ऑनसेट ऑफ द बर्थ जो पहले ये समझा जाता था कि शायद मदर की ही इन्वॉल्वमेंट होती है बर्थ के प्रोसेस में, लेकिन रिसेंट स्टडीज़ ने डिपिक्ट किया कि फीटस की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है बर्थ के प्रोसेस में। क्योंकि जब बर्थ का टाइम आता है तो फीटस का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ACTH हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन क्या करता है, रिलीज़ करता है। और एड्रीनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो रिलीज़ करवाए किसको, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन को। फिर प्लेसेंटा के थ्रू कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन मदर के ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को क्या करता है, कम करता है। और डिक्रीज़ इन प्रोजेस्टेरॉन लेवल ये साइन होता है किसके लिए, टू इंक्रीज़ और रिलीज़ द ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन का टारगेट जो है वो यूट्राइन मसल्स होते हैं, और यूट्राइन मसल्स पर जब एक्ट करता है तो लेबर पेन काज करता है। जब ये वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन स्मूथ मसल्स की जो मूव डाउन द सर्विक्स होती हैं तो सर्विक्स को क्या करते हैं, ये डायलेट करती हैं। और रिलैक्सिंग हार्मोन पेल्विक बोन्स को क्या करता है, थोड़ा सा सेपरेट करता है, जो कि फैसिलिटेट करता है बर्थ के प्रोसेस को, टू एक्सपेल द फीटस आउटसाइड द मदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन 8, गिव सम कॉज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ सिफिलिस। स्टूडेंट चैप्टर 18 से लिया गया है, जहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का जिक्र किया गया है एट द एंड ऑफ द चैप्टर। कॉज जो है सिफिलिस का आप जानते हैं कि एक स्पायरोकीट है जिसका नाम क्या है, ट्रेपोनीमा पेलाइडम। अगर इफ़ेक्ट की बात की जाए तो इसमें इफ़ेक्ट ये होता है कि ये बैक्टीरियम जो है, ये स्पायरोकीट जो है, ये न्यू बोर्न के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। मतलब क्या कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को इफ़ेक्ट करता है और उनकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, रोक देता है। जबकि फ़ीमेल में ये क्या करता है,
उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, फीमेल्स के जेनिटेलिया को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, वहाँ पर जेनिटल सोरनेस कॉज कर देता है। उसके अलावा ये हार्ट की डिजीज़ को भी कॉज करता है और आई बोन्स के जॉइंट को भी क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है कि आई बोन्स के जॉइंट जो है उनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है इस इन्फेक्शन की वजह से। शॉर्ट क्वेश्चन 9, डिफाइन एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, गिव एग्जांपल। जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 19 से लिया गया है। टॉपिक का नेम एम्ब्रियोनिक इंडक्शन है। कि 1924 में जब हैंस पेमन और हिल्डे मैनगोल्ड ने सलेमेंडर एम्ब्रियो पर एक्सपेरिमेंट किया एम्ब्रियोनिक इंडक्शन के फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए, फिर उनको डिफ़ाइन किया उन्होंने कि एम्ब्रियोनिक इंडक्शन जो है वो एक एम्ब्रियोनिक प्रोसेस है जिसमें एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको आप क्या कहते हैं, इंड्यूसर कहते हैं, इंड्यूसर टिश्यू कहते हैं, वो क्या करता है, एक दूसरे एम्ब्रियो के ग्रुप ऑफ सेल्स को इवोक करता है, इन्हांस करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो स्पेसिफिक डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर में क्या कर जाए, ग्रो कर जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन का नाम देते हैं। आप जानते हैं कि प्राइमरी एम्ब्रियो से, सलेमेंडर के एम्ब्रियो से सेल्स लिए, टिश्यूज़ लिए इन साइंटिस्ट ने कहाँ से, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर के। फिर उनको ग्राफ्ट किया, इम्प्लांट किया एन अदर एम्ब्रियो। उन्होंने देखा कि उस सेकेंडरी एम्ब्रियो में भी क्या हो गई, डेवलपमेंट हो गई किसकी, नॉर्मल नर्वस सिस्टम की और न्यूरल ट्यूब की, जिसकी वजह से फिर डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर को नाम दिया कि ये क्या है, ये प्राइमरी ऑर्गेनाइज़र है, ये प्राइमरी इंड्यूसर है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, प्राइमरी इंडक्शन। और दिस विल ऑल लीड टू एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन 10, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ लाइट ऑन प्लांट ग्रोथ। जी स्टूडेंट, चैप्टर 19 से लिया गया है, जहाँ पर फैक्टर इफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ का जिक्र किया गया है। लाइट क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स में से एक फैक्टर है। लाइट की 3 खसूसियात आपने याद रखनी है हमेशा, जो कि इफ़ेक्ट करती हैं प्लांट की ग्रोथ को। पहली बात उसमें आती है लाइट की इंटेंसिटी, की क्वांटिटी ऑफ लाइट। सेकंड इज़ क्वालिटी ऑफ लाइट, मींस टाइप ऑफ लाइट। एंड थर्ड वन इज़ द ड्यूरेशन या टाइम पीरियड ऑफ लाइट, मीन्स के एक्सपोजर ऑफ लाइट टू प्लांट टू स्टिमुलेट द स्पेसिफिक डेवलपमेंटल प्रोसेस। इसमें आपने जिक्र करना था कि जो रेड लाइट है, रेड लाइट जो है आप जानते हैं कि उसकी जो है वेवलेंथ ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो वो सूटेबल होती है किसके लिए, प्लांट सेल्स के इलोंगेशन के लिए। स्टेम के सेल्स हो गए, शूट के सेल्स हो गए, इन सेल्स की इलोंगेशन में क्या करती है, रोल प्ले करती है रेड लाइट, मींस के सेल इनलार्जमेंट में रोल प्ले करती है। जबकि जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट जो है उसकी वेवलेंथ कम होती है, 400 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर की रेंज में होती है, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। वो प्लांट सेल्स की इनलार्जमेंट या इलोंगेशन को रोकती तो नहीं है, लेकिन उनके इनलार्जमेंट को क्या कर देती है, कम कर देती है अपने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से। कि वो एंजाइम्स या हार्मोन्स जो कि इलोंगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, उन एंजाइम्स की एक्टिविटी को ये ब्लू लाइट क्या कर देती है, कम कर देती है। और उसके अलावा ब्लू लाइट का जो इफ़ेक्ट होता है, जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, वो सेल डिवीज़न पर होता है कि सेल डिवीज़न को क्या कर देती है, ये इन्हेंस करती है, कौन, ब्लू लाइट। जबकि अल्ट्रावायलेट रेस जो हैं वो भी सेल इलोंगेशन को क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। उसके अलावा लाइट का और भी बहुत से रोल्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव रोल्स भी होते हैं और फोटो पीरियडिज्म में भी इसका रोल है। रेड लाइट को अगर हम देखें कि रेड लाइट प्रमोट क्यों करती है, तो रेड लाइट जो है वो फाइटोक्रोम्स की एक्टिविटी में क्या करती है, इजाफा करती है, और फाइटोक्रोम्स ज़्यादा अच्छे तरीके से काम सर अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड लाइट। माय डियर डॉटर एंड सन्स, वेलकम टू शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन अगेन। शॉर्ट क्वेश्चन 11, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एरिया पेल्यूसिडा एंड एरिया ओपेका। स्टूडेंट, चैप्टर 19 से शॉर्ट क्वेश्चन है और डेवलपमेंट ऑफ चिक का जहाँ प्रपोर्शन है वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन कैच किया गया है। और एरिया पेल्यूसिडा क्या होता है, एरिया पेल्यूसिडा आप देखें, जब गैस्ट्रुलेशन के दौरान जब ब्लास्टोडर्म स्प्लिट होती है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में, और हाइपोब्लास्ट के सेल्स जो हैं
जब यॉर्क सैक के इर्द गिर्द एंडोडर्मल लाइनिंग बना देते हैं तो तब जो है जो सेंट्रल सेल्स होते हैं किसके, ब्लास्टोडर्म के, वो डिटैच हो जाते हैं यॉर्क से, और यॉर्क और उनके दरमियान में एक पूल ऑफ फ्लूइड बाकी रह जाता है, जिसकी वजह से वो एरिया क्या हो जाता है, ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है और पेनिट्रेबल हो जाता है टू द लाइट के, उस एरिया में से लाइट पास कर सकती है कि वो एक शफाफ एरिया होता है जिससे लाइट क्या करती है, पेनिट्रेट करती है, ट्रांसमिट कर जाती है। तो इस एरिया को हम कहते हैं कि सेंट्रल एरिया ऑफ ब्लास्टोडर्म, इसको हम बोलते हैं क्या, एरिया पेलियोसिडा का नाम देते हैं। जबकि एरिया ओपेका जो है, एरिया ओपेका हम कहते हैं कि जो पेरिफेरल एरियाज़ हैं किसके, ब्लास्टोडर्म के, वो डिटैच नहीं होते, वो अनडिटैच ही रहते हैं यॉर्क के साथ। तो उस एरिया और वो एरिया जो है वो ट्रांसल्यूसेंट नहीं होता और उसमें से लाइट जो है वो पास नहीं कर सकती, ट्रांसमिट नहीं कर सकती। तो उस एरिया को हम बोलते हैं वो क्या है, एरिया ओपेका है, कि वो ओपेक अपीयरेंस जो है वो उसकी होती है, इस वजह से हम कहते हैं कि एरिया ओपेका है। मींस क्या कि एरिया ओपेका जो है वो सराउंड करता है किसको, एरिया पेलियोसिडा को। शॉर्ट क्वेश्चन 12, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ रीजनरेशन इन प्लेनेरिया एंड सलेमेंडर। स्टूडेंट जब चैप्टर 19 से लिया गया है, रीजनरेशन का टॉपिक है। और प्लेनेरिया देखें, प्लेनेरिया में रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स के ज़रिए होता है, कि अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको हम नियोब्लास्ट का नाम देते हैं, वो उस जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं जहाँ पर बॉडी पार्ट क्या होता है, लॉस्ट होता है, और वहाँ पर आकर डिफ्रेंशिएट होते हैं और रीजनरेशन में रोल प्ले करते हैं। जबकि जो हमारे पास दूसरा सलेमेंडर का जिक्र है, सलेमेंडर में हम देखते हैं कि डी डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस होता है। डी डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस के नतीजे में जहाँ से आप देखें सलेमेंडर में लिम्ब रीजनरेशन होती है, कि जब उसका लिम्ब कट एक्सीडेंटली कट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, तो बॉडी का वो हिस्सा जो बाकी कटा हुआ हिस्सा, बॉडी का लिम्ब का कटा हुआ हिस्सा, उसको हम कहते हैं स्टंप, कि स्टंप एट एम्प्यूटेशन साइट। वहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो दोबारा से डी डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं। मींस के वो पहले लेस स्पेशलाइज होते हैं, फिर लेस स्पेशलाइज होने के बाद वो दोबारा उसी तरह के डिफरेंट सेल्स में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और रीजनरेशन के प्रोसेस में और सलेमेंडर में लिम्ब रीजनरेशन में रोल प्ले करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ सेंट्रल डोगमा। चैप्टर 20 से लिया गया है सेंट्रल डोगमा का टॉपिक, कि सेंट्रल डोगमा क्या है। देखें, सेंट्रल डोगमा जो है वो एक प्रोसेस का नाम है या एक एक्सप्लेनेशन है जो कि एक्सप्लेन कर रही है किसको, ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन को, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू द प्रोटीन, के जीन्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन वाया मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन, के इसमें सेंट्रल डोगमा का फिनोमेना ये बताता है कि प्रोटीन बनने के बाद दोबारा प्रोटीन से ना तो प्रोटीन बनाई जाती हैं और ना ही प्रोटीन से न्यूक्लिक एसिड बनाए जाते हैं। और सेंट्रल डोगमा 2 स्टेप प्रोसेस होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल होता है। तो आपने स्टूडेंट ये बात याद करनी है कि ये डिस्क्राइब कर रहा है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड IEDNA वाया मैसेंजर RNA टू द प्रोटीन्स। शॉर्ट क्वेश्चन 14, व्हाट इज़ एल्केप्टोनूरिया। स्टूडेंट चैप्टर 20 से ही शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया है। एल्केप्टोनूरिया क्या होता है। एल्केप्टोनूरिया जो है स्टूडेंट एक इनबोर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है। इसको एल्केप्टोनूरिया क्यों कहते हैं। एल्केप्टोनूरिया निकला है वर्ड एल्केप्टोन से, और एल्केप्टोन का दूसरा नेम है होमोजेंटेजिक एसिड। अब इस डिज़ीज़ में क्या होता है, ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें होता ये है कि जो होमोजेंटेजिक एसिड होता है जो कि टायरोसिन और फिनाइल एलानिन एमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बनता है, उस होमोजेंटाइजिक एसिड को जिसको हम एल्केप्टोन कहते हैं उसको ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। मींस के वो जीन्स जो उस एंजाइम को
इनकोड करती हैं, जो कि होमोजेंटाइजिक एसिड को ब्रेक डाउन करता है, उनमें क्या हो जाती है, म्यूटेशन हो जाती है, रिसेसिव ट्रेट हो जाता है ये, जिसकी वजह से होमोजेंटाइजिक एसिड जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। अब इसके डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं। एक तो ये बॉडी में कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू और स्किन में डार्क पिगमेंट को एक्यूमुलेट कर देता है, जिससे स्किन का कलर डार्क दिखाई देता है। और दूसरी बात, इस चीज़ को हम नाम देते हैं ओक्नोरोसिस का नाम देते हैं इस तरह के डिज़ीज़ को। और दूसरी बात ये कि यूरिन के थ्रू जब ये बॉडी से रिलीज़ होता है तो ऑन एक्सपोजर टू एयर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन का कलर क्या होता है, डार्क या ब्लैक दिखाई देता है। शॉर्ट क्वेश्चन 15, डिस्क्राइब मोलेकुलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के मोलिकुलर बेसिस स्टूडेंट वर्नन इनग्राम ने 1950s में डिस्क्राइब की थी। उसने बताया था कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसमें एक न्यूक्लियोटाइड में क्या, उस सीक्वेंस में क्या हो जाती है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है कि एक न्यूक्लियोटाइड के रिप्लेसमेंट की वजह से हीमोग्लोबिन की जो चेन है उसमें एक एमाइनो एसिड की क्या हो जाती है, रिप्लेसमेंट हो जाती है। ज़ाहिरी बात है जब कि ग्लूटामीन जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, वैलीन से, इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ज़ाहिरी बात है कि ग्लूटामिक एसिड एमाइनो एसिड को बनाने वाले कोडोन में जब पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगी तो नॉर्मल ग्लूटामिक एसिड जो है वो नहीं प्रोड्यूस होगा, तो उसकी जगह क्या बन जाता है, वैलीन एमाइनो एसिड बन जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को शेप को बिल्कुल चेंज कर देता है और वो सिकल शेप उसको बना देता है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, इनसफिशेंट हो जाती है। स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन अगेन। शॉर्ट क्वेश्चन 16, व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम? दिस शॉर्ट क्वेश्चन टेकन फ्रॉम चैप्टर 20। न्यूक्लियोसोम क्या होता है? देखें, जो डीएनए का डबल डुप्लेक्स होता है, जो कि डीएनए डुप्लेक्स होता है, वो एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स वो क्वाइल होता है अराउंड द 8 बेसिक प्रोटीन्स, जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। के न्यूक्लियोसोम जो है वो इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स and DNA duplex every 200 nucleotides. Okay, every 200 nucleotides DNA duplex is wrapped around 8 histone proteins that are basic proteins. So this complex is called nucleohistone. अब देखें, जो न्यूक्लियोहिस्टोन्स हैं वो बेसिक प्रोटीन्स हैं और उनमें जो आर्जिनिन और लाइसिन बेसिक अमीनो एसिड्स अबंडेंट होते हैं, और जो कि अट्रैक्शन शो करते हैं टूवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो क्वाइल हो जाता है, रैप अराउंड हो जाता है किसके, इन बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स के। तो इसको हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोहिस्टोन। और ये डीएनए के जीनोम की पैकेजिंग और डी पैकेजिंग में क्या करता है, रोल प्ले करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 17, व्हाट इज़ एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी? स्टूडेंट, चैप्टर 15 से लिया गया है, किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट से लिया गया है शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको इन टर्म्स के की एटिमोलॉजी मालूम होनी चाहिए कि बेसिक मतलब क्या है इन टर्म्स का। एक्स्ट्रा कार्पोरियल का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। शॉक वेव यहाँ हम कहते हैं कि हाई एनर्जी वेव्स को, जैसे साउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स, एक्स रेज, ठीक हो गया जी। और तीसरी बात लिथोट्रिप्सी, लिथो बोलते हैं स्टोन को, और ट्रिप्सी निकला है ग्रीक वर्ड ट्रिप्सिस से, जिसका मतलब होता है रबिंग या रब करना। तो एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जो है वो एक मेडिकल प्रोसीजर होता है, किसके लिए, फिज़िकल डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्डेंड मैसेस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब हार्डेंड मैसेस हम किसे कह रहे हैं, जैसे किडनी स्टोन हो गए या गैल स्टोन वगैरह हो गए, इस तरह के स्टोन्स हो गए, इनकी ब्रेक डाउन के लिए जो हम
नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें हाई एनर्जी अल्ट्रासाउंड वेव्स या एक्स रेज को बम्बार्ड किया जाता है टू द पर्टिकुलर एरिया कंटेनिंग स्टोन्स। तो फिर उन स्टोन्स को ये वेव जो हैं क्या कर देती हैं, ब्रेक डाउन कर देती हैं इनटू सैंड लाइक पार्टिकल्स, जो कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू, यूरिनरी प्रोसेस के थ्रू, यूरिन के थ्रू आउटसाइड द बॉडी क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज करवा दिए जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 18, व्हाट आर हाइड्रोफाइट्स, हाउ दे रेगुलेट अमाउंट ऑफ वाटर। शॉर्ट क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम चैप्टर 15 ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो स्टूडेंट, हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर वाटर की एबेंडेंट सप्लाई होती है, बहुत ज़्यादा मकदार में पानी जो है वहाँ मौजूद होता है, और बाकी प्लांट्स की निस्बत इन प्लांट्स को पानी को कंजर्व नहीं करना पड़ता, बल्कि पानी से छुटकारा हासिल करना होता है। तो इसके लिए टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर दीज प्लांट्स अडॉप्टेड फॉलोइंग अडॉप्टेशंस। नंबर 1 कि इन प्लांट्स के लीफ की जो सरफेस होती है, जिसको आप लीफ लेमिना बोलते हैं, वो साइज़ में लार्ज होता है, बड़ा होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को क्या किया जाए, मुमकिन बनाया जा सके। दूसरी बात, इन लीव्स की सरफेस पर जो है जो वैक्स की क्यूटिकल होती है वो एब्सेंट होती है। तीसरी बात कि इन लीव्स के अपर एपिडर्मिस भी स्टोमेटा होते हैं अबंडेंट मकदार में, जो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को मुमकिन बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट एडाप्टेशंस आपने मेंशन करनी थी इस शॉर्ट क्वेश्चंस में। शॉर्ट क्वेश्चन 19, व्हाट इज़ न्यूटेशन। न्यूटेशन स्टूडेंट चैप्टर 16 प्लांट मूवमेंट से लिया गया है। सबसे पहले आप बताएंगे कि न्यूटेशन जो है ये प्लांट के स्टेम की क्या होती है, मूवमेंट होती है, जो कि क्या है, ग्रोथ मूवमेंट की टाइप है। और ग्रोथ मूवमेंट फर्दर किस तरह के मूवमेंट की टाइप है, ऑटोनोमिक मूवमेंट की टाइप है। मींस कि ये इंटरनल स्टिमुलस की वजह से अनइक्वल ग्रोथ हो रही है किसकी, प्लांट के स्टेम की। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है स्टूडेंट कि जो स्टेम का टिप जो है, कि स्टेम की टिप जो है वो जिग जैग फैशन में क्या करती है, ग्रो करना शुरू करती है। और इसके पीछे रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है कि जो एपेक्स का है, जो कि टिप है, एपेक्स है, एपेक्स के दोनों साइडों पर जो है वो कुछ चेंजेस आती हैं, अनइक्वल ग्रोथ होती है एपेक्स के दोनों साइडों पर, जो कि हार्मोन्स में चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, या फिर मुख्तलिफ आइंस में चेंजेस की वजह से भी, उनकी कंसंट्रेशन में चेंजेस की वजह से भी पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह की मूवमेंट को, जिसमें स्टेम की टिप जो है, स्टेम की टिप पर जो शूट्स हैं वो जिग जैग फैशन में मूव कर रही होती हैं एपेक्स के दोनों साइडों पर अनइक्वल ग्रोथ की वजह से, तो इस तरह की ग्रोथ मूवमेंट को हम कहते हैं क्या, न्यूटेशन का नाम देते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 20, नेम द 2 लेयर्स ऑफ एक्सोस्केलेटन, गिव देयर कंपोजिशन। स्टूडेंट चैप्टर 16 से लिया गया है, एक्सोस्केलेटन से लिया गया है शॉर्ट क्वेश्चन ये। तो एक्सोस्केलेटन की 2 लेयर होती हैं इंसेक्ट्स में, एक को हम बोलते हैं एपिक्यूटिकल और एक को हम बोलते हैं प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल जो है वो आउटर लेयर होती है, जो कि वैक्सी लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। और इसका फंक्शन क्या होता है कि इम्परमिएबल टू वाटर होती है, कि टेरेस्ट्रियल कंडीशन में वाटर के लॉस को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक होती है ये। दूसरी बात कि ये एक्ट एज ए बैरियर टू इंसेक्ट इन इंसेक्ट्स, के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की एंट्री को भी नामुमकिन बनाती है ये वैक्सी लिपोप्रोटीन की लेयर, जो कि हिस्सा होती है किसका, एपिक्यूटिकल का। जो प्रोक्यूटिकल है, जो बल्क ऑफ द एक्सोस्केलेटन है, वो मुश्तमिल होता है किस पर, प्रोक्यूटिकल। प्रो मीन अर्लियर बिफोर, ये एपिक्यूटिकल से पहले। और ये काइटन से मिलकर बनी होती है। काइटन आप जानते हैं एक टफ, लेदरी और हार्ड पॉलीसेकेराइड्स है। उसके अलावा प्रोटीन भी प्रेजेंट होती हैं इसमें, और इस प्रोक्यूटिकल को फर्दर हार्डेंड किया जाता है सेक्लेरोटिनाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू, जिसमें इम्प्रेगनेशन होती है, डेपोजिशन करवाई जाती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की।
And welcome to discussion again. Last part of the short questions. Short question 21. Differentiate between Addison's disease and Cushing's disease. स्टूडेंट चैप्टर 17 से शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया है, एड्रीनल ग्लैंड से लिया गया है। अब ये दोनों टर्म्स जो हैं एडिसन्स एंड कुशन्स डिसीज़, ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर हैं किसके? एड्रीनल ग्लैंड के। एडिसन डिजीज़ जो है वो अंडर एक्टिविटी की वजह से कॉज हो रही है, जबकि कुशिंग्स डिजीज़ जो है वो ओवर एक्टिविटी की वजह से कॉज हो रही है किसकी? एड्रीनल ग्लैंड की। एडिसन डिजीज़ में क्या हो जाता है कि अगर ट्यूमर की वजह से या सर्जरी की वजह से एड्रीनल कॉर्टेक्स को मुकम्मल तौर पर रिमूव करवाना पड़ जाए या किसी और बेसिस पर एड्रीनल कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन हो जाए तो डिक्रीज़ हो जाती है अमाउंट किसकी? कॉर्टिकल हार्मोन्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, ज़ाहिर बात ये इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म में, तो डिस्टर्बेंस होगी किसमें? मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब हो जाएगा बॉडी का। उसके अलावा मसल्स के फिजियोलॉजी को क्या कर देंगे? वीक कर देंगे, मस्कुलर एक्शंस को वीक कर देंगे ये वाली डिजीज़। और दूसरी बात, आप जानते हैं एल्डोस्टेरोन भी एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज़ करता है, तो सॉल्ट इम्बैलेंस भी क्या करता है? ये कॉज कर सकता है कि डिस्टर्बेंस इन सॉल्ट कंसंट्रेशन या उसके रीअब्जॉर्प्शन को भी इफेक्ट करेगा। कुशिंग डिजीज़ का ताल्लुक जहाँ तक है कि कुशिंग डिजीज़ अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स एक्सेसिव अमाउंट में कॉर्टिकल हार्मोन्स को क्या कर रहा है? रिलीज़ करवा रहा है, तो ये भी क्या करता है? डिजीज़ कॉज करता है, जिसमें मसल्स और बोन्स वीक हो जाते हैं, प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, और ब्लड में शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ख़ास तौर पर ये नुकसानदेह होता है, अलार्मिंग होता है, डेंजरस होता है किसके लिए? डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन 22. डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेसिस एंड टैक्सिस। स्टूडेंट, काइनेसिस और टैक्सिस जो है ये चैप्टर 17 से लिया गया है, जहाँ पर मूवमेंट शो की गई हैं। एक तो ओरिएंटेशन की दोनों टाइप्स हैं ये। काइनेसिस क्या होती है? काइनेसिस ऐसी मूवमेंट है एनिमल की जो कि नॉन डायरेक्टेड होती है, मींस के स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में तो होती है लेकिन नॉन डायरेक्टेड होती है। मींस के ये ज़रूरी नहीं कि टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो, किसी भी डायरेक्शन में एनिमल जो है वो मूव कर सकता है, कि जिस जगह पर एनिमल्स को सूटेबल कंडीशंस में फ़ील होंगी या नज़र आएंगी वहाँ पर एनिमल्स क्या करेगा? मूव करेगा। इसकी शानदार एग्जांपल आपके बुक में दी गई है पिल बग्स की, कि पिल बग्स जो हैं वो जिस जगह पर, जिस सैंडी एरिया के जिस जगह पर ह्यूमिडिटी होती है वह उस तरफ क्या करती है? मूव करती हैं, और जो कि उनके लाइफ के सर्वाइवल के लिए क्या होता है? नेसेसरी होता है। दूसरी बात टैक्सिस का जिक्र है। टैक्सिस जो है वो डायरेक्टेड मूवमेंट होती है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपने स्टूडेंट मेंशन करनी थी। और काइनेसिस के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें एनिमल जो है, ऑर्गेनिज्म जो है, वो अपनी स्पीड ऑफ मूवमेंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। वो ज़्यादा ज़रूरी बात होती है किसमें? काइनेसिस की। 23 शॉर्ट क्वेश्चंस. व्हाट आर फाइटोक्रोम्स? नेम एंड डिफरेंशिएट देयर फॉर्म्स. स्टूडेंट चैप्टर 18 से लिया गया है, फोटोपीरियडिज्म से लिया गया है कि फाइटोक्रोम्स क्या है। फाइटोक्रोम जो है ये ब्लू लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट होते हैं जिनको हम फाइटोक्रोम्स का नाम देते हैं, जो कि रोल प्ले करते हैं प्लांट की फ्लावरिंग में अंडर द फिनोमिनन ऑफ फोटोपीरियडिज्म। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक को हम कहते हैं फाइटोक्रोम 660 एंड सेकंड वन इज़ कॉल्ड फाइटोक्रोम 730। फाइटोक्रोम P660 जो है ये रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती है और P730 फॉर्म में चेंज हो जाती है ड्यूरिंग डे टाइम, जबकि P730 फॉर्म जो है ये फॉर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और P660 में चेंज हो जाती है ड्यूरिंग नाइट टाइम। लेकिन जो P730 टू P660 की जो इंटर कन्वर्जन है वो टाइम होता है प्लांट की फ्लावरिंग के लिए, वो ज़्यादा सूटेबल इफ़ेक्टिबल इंटर कन्वर्जन होती है फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट।
उसके अलावा ये फाइटोक्रोम्स के जो इंटर कन्वर्जन्स है ये प्लांट को बताती है कि प्लांट के इस वक्त जो पीरियड है वो डार्क है या लाइट है। तो स्टूडेंट ये चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी थी। शॉर्ट क्वेश्चन 24, व्हाट इज़ एपोमिक्सिस, गिव एग्जांपल। तो स्टूडेंट एपोमिक्सिस क्या होता है, चैप्टर 18 से लिया गया है जहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स पे। इसमें हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपने दो बातें ज़रूर मेंशन करनी है। पहली बात ये कि एपोमिक्सिस जो है ये स्पेशलाइज फॉर्म है किसकी, पार्थेनोजेनेसिस की। इसमें क्या होता है कि ये एंजियोस्पर्म प्लांट में पाई जाती है, फ्लावरिंग प्लांट में पाई जाती है। इसमें होता ये है स्टूडेंट्स कि जो डाइप्लॉइड सेल होता है मेगास्पोर का या फिर नुसेलस का, वो फर्टिलाइजेशन के बगैर मेल गैमेट से यूनियन किए बगैर एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। फिर बाद में ओव्यूल जो है वो चेंज हो जाता है सीड में, और ओवरी चेंज हो जाती है किसमें, फ्रूट में। तो ये स्टूडेंट आपने कुछ बातें मेंशन करनी थी इसमें। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट 25 शॉर्ट क्वेश्चन, what is vernalization, which hormone does play its role in this process। तो स्टूडेंट चैप्टर 18 से ही लिया गया है ये शॉर्ट क्वेश्चन, वर्नलाइजेशन का टॉपिक है। वर्नलाइजेशन होता क्या है कि वर्नलाइजेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें प्लांट को लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसे आप चिलिंग का नाम देते हैं, ताकि उसमें फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाया जा सके। कि डार्क पीरियड में लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट प्लांट को दिया जाता है ताकि उस प्लांट में क्या इंड्यूस हो सके, फ्लावरिंग इंड्यूस करवाई जा सके। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वर्नलाइजेशन। एग्जाम्पल आपकी बुक में मौजूद हैं। बाइनियल्स और पेरिनियल्स प्लांट्स जो हैं उनमें वर्नलाइजेशन का फिनोमिना पाया जाता है। उसके अलावा आपने बहुत से 2-3 बातें और भी मेंशन करनी थी कि जो मोस्ट इफ़ेक्टेड टेम्परेचर है वर्नलाइजेशन के लिए वो देखा गया 4 डिग्री सेल्सियस, और जो टाइम ड्यूरेशन है इसके लिए वो 4 days to 3 month जो है वो दरकार होती हैं। और जो हार्मोन रोल प्ले करता है वर्नलाइजेशन के प्रोसेस में उसको हम बोलते हैं वर्नालीन हार्मोन। तो बाद में रिसर्च स्टडीज़ ने साबित किया कि वर्नालीन और कुछ नहीं है, सिर्फ ये क्या है, जिब्रेलिन्स हार्मोन है जो कि प्लांट के फ्लावरिंग में इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट ये बातें आपने इसमें लिखनी थी। उसके अलावा वर्नलाइजेशन को आर्टिफिशियल कोल्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके भी फ्लावरिंग को इंड्यूस करवाया जा सकता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी, आपने नोट की होगी। तो इसी तरह आपने स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीक़ों से पॉइंट के साथ लॉजिक के साथ प्रिपेयर करना है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप 22 मुल्तान में इससे भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने ग्रेट पेरेंट्स का ख्याल रखें, और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए कोशां रहे। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच।